नमस्कार दोस्तों। हिंदी की क्लास में आज का हमारा टॉपिक है कारक चिन्ह। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बिना किसी भी वाक्य को बनाना शायद संभव ही नहीं है। देखो अभी आप समझेंगे कितना महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। कारक चिन्ह जो होती है उनका बिना तो कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन वो वाक्य के अर्थ को पूरी तरीके से बताते हैं। कारक चिन्ह क्या होती है, इसके लिए हमें कारकों में मात्र दो ही बातों का सबसे अधिक ध्यान रखना होता है। एक तो ये कौन सी विभक्ति से है और दूसरे इस कारक के चिन्ह कौन से। देखो कारक क्या होते हैं, जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए हमने देखा राम ने श्याम को डंडे से पीटा। एक ये बात, राम ने श्याम को डंडे से पीटा। एक ये सब, ये कारक, एक ये सब, ये कारक, एक ये सब, ये कारक। इनके वैसे तो अपने कोई वास्तविक और शाब्दिक अर्थ है नहीं, लेकिन वाक्य को एक शब्दों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए, उनके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इन कारक चिन्हों का वाक्य में होना निहायत जरूरी है। आप समझ पा रहे हैं। अगर हम यहाँ से इन चीजों को निकाल लेते हैं तो फिर हमारा वाक्य कैसा होगा आप समझ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से इसे निकाल दिया, यहाँ से इसे निकाल दिया और यहाँ से इसे निकाल दिया। अब वाक्य अपना अर्थ स्पष्ट कर ही नहीं पाएगा। इसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम यहाँ कारक चिन्हों का प्रयोग करें। समझ में आ रहा था? हाँ, राम ने श्याम को डंडे से पीटा। देखो हिंदी भाषा में 8 कारक होते हैं और 8 कारक अलग अलग 8 विभक्तियों के होते हैं। कौन कौन से 8 कारक होते हैं? कर्ता कारक होता है, कर्म कारक होता है, करण कारक होता है, उसके बाद आपका अपादान कारक होता है, संप्रदान कारक होता है, संबंध कारक होता है, अधिकरण कारक होता है, संबोधन कारक होता है। ये सभी अलग अलग विभक्ति होते हैं। आपको समझना क्या है, सिर्फ ये समझना है कौन से कारक के कारक चिन्ह कौन से हैं और कौन सा कारक कौन सी विभक्ति का है। इसके लिए हम क्रम से समझते हैं। देखो ये है, सबसे पहले होता है कर्ता कारक। इसकी विभक्ति होती है प्रथम। दूसरा होता है कर्म कारक, उसकी विभक्ति दूसरी या द्वितीय। फिर होता है करण कारक, तृतीय विभक्ति। अपादान कारक चतुर्थ विभक्ति, संप्रदान कारक पंचम विभक्ति, संबंध कारक षष्ठी विभक्ति, अधिकरण कारक सप्तमी और संबोधन कारक अष्टमी विभक्ति। या इन्हें पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं भी कहते हैं। एक एक करके इन्हें समझते हैं। देखो जैसे सबसे पहले कर्ता कारक। कर्ता कारक में क्या होता है, इसका कारक चिन्ह होता है ने। विभक्ति इसकी कौन सी है? प्रथम। प्रथम विभक्ति। और इसका कारक चिन्ह होता है ने। इसका कारक चिन्ह होता है ने। जैसे ये संज्ञा में भी प्रयुक्त होता है और सर्वनाम में भी। संज्ञा सर्वनाम दोनों कर्ता होते हैं, तो ये संज्ञा के साथ भी आता है और सर्वनाम के साथ भी आता है। जी जैसे रवि ने पूरी नहीं पढ़ी। यहाँ ये संज्ञा के साथ सब मिलेगा। उसने दरवाजा खुला छोड़ दिया।
खुला छोड़ दिया। ये यहाँ संज्ञा के साथ है, यहाँ पर सर्वनाम के साथ। संज्ञा के साथ ने, संज्ञा के बाद अलग से लिखा जाता है, सर्वनाम के साथ ने उसमें शामिल करके, जैसे मैंने, तुमने, आपने, उसने, उन्होंने। तो किसी भी संज्ञा के साथ लिखा जाएगा तो पहले संज्ञा, उसके बाद ने। इतना ही समझ। ने कर्ता कारक होता है और हमेशा इसमें प्रथम विभक्ति। अगला देखो, इसके बाद आता है आपका कर्म कारक। कर्म कारक, इसकी विभक्ति कौन सी होती है? द्वितीय विभक्ति। इसके कारक चिन्ह क्या होते हैं? कारक चिन्ह होता है इसका को। इसका कारक चिन्ह क्या होता है? को। ये कर्म के साथ प्रयुक्त होता है, इसलिए इसे कहते हैं कर्म कारक। हमेशा कर्म को संबोधित करने के लिए, कर्म को वाक्य से जोड़ने के लिए कर्म कारक यानी द्वितीय व्यक्ति और को कारक चिन्ह के साथ इसका प्रयोग होता है। जैसे अपने दोस्त को हराया। कर्म क्या है इसमें? इसमें कर्म है तो कर्म को प्रदर्शित करने के लिए जो कारक है वो कारक है को। जैसे ये शुरू में भी हो सकता है, पुस्तक को मेज पर रखो। मेज पर रखो। अब समझने वाली बात ये है कि यहाँ पुस्तक कर्ता के रूप में नहीं, कर्म के रूप में प्रयुक्त है। क्योंकि इसके बाद जो कारक आया है वो को कारक। यही एक दूसरा सेंटेंस ऐसे बन सकता है, देखो, को कारक जहां भी है उसके पहले वाला शब्द कर्म होगा, या किसी को आप इसका उल्टा कर लो, कर्म जहां भी लिखा हुआ है उसके बाद का जो कारक है, अगर वाक्य में ये वाला शब्द कर्म के रूप में प्रयुक्त हुआ है तो इसके बाद जो कारक आएगा वो को कारक होगा। और ये हमेशा द्वितीय विभक्ति जो दूसरी विभक्ति होती है उसको प्रदर्शित करेगा। ये होता है कर्म कारक। कर्ता का कारक से ने और कर्म का को। अब तीसरा आपका होता है कर्म कारक। कर्म, इसकी विभक्ति होती है तीसरी या तृतीय। तृतीय विभक्ति। और इसका कारक चिन्ह होता है से या के द्वारा। इसका कारक चिन्ह से। देखो से तो का होता है कारक चिन्ह। अब यार इसी का समझो। देखो से या द्वारा या के द्वारा। जैसे रवि पुराने बल्ले से खेल रहा था।
इसमें तृतीय विभक्ति, एक मिनट, इसमें तृतीय विभक्ति किस चिन्ह में है? पुराने बल्ले में। ये जो बल्ला है ये तृतीय विभक्ति में है और ये जो पुराने शब्द है ये इसका विशेषण है। जैसे रवि पुराने बल्ले से खेल रहा था, इसमें तीसरी विभक्ति है और कारक कौन सा है? करण कारक। या इसके और उदाहरण, रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखी गई। रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी या लिखी। द्वारा जो शब्द है ये इंगित कर रहा है कि वाल्मीकि शब्द यहाँ जो है वो तृतीय विभक्ति में है और तृतीय विभक्ति में है तो ये कौन सा कारक होगा? करण कारक। ये करण कारक। अब तक हमने क्या समझा? कर्ता के साथ ने, विभक्ति एक या फर्स्ट या प्रथम या पहले, कर्म के साथ कारक चिन्ह दो, विभक्ति दूसरी, करण के साथ कारक चिन्ह से, द्वारा या के द्वारा, विभक्ति तीसरी। इसके बाद चौथा क्या होता है? चौथा होता है आपका अपादान। संप्रदान कारक, इसकी विभक्ति होती है चौथी, चतुर्थ विभक्ति। चतुर्थ विभक्ति होती है और इसका कारक चिन्ह क्या होता है? इसका कारक चिन्ह होता है के लिए। या इसका कारक चिन्ह को भी होता है। सबसे कंफ्यूजिंग यही होता है, अक्सर करके परीक्षा में यहीं से पूछ लिया जाता है। सॉरी, विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं कर्म कारक और संप्रदान कारक के बीच। ये कंफ्यूजन कैसे दूर करना है? विद्यार्थी जब जब इन दोनों कारकों में देखते हैं, तब इतना कंफ्यूजन पैदा होता है, इतना कंफ्यूजन पैदा होता है, समझ में नहीं आता। जैसे एक सेंटेंस, माँ ने बच्चे को मिठाई दी। मिठाई दी। और एक सेंटेंस है, माँ ने बच्चे को पीटा। ये दो बात। अब आपको यहां समझना है कि संप्रदान कारक और कर्म कारक के बीच फर्क क्या है। देखो, संप्रदान कारक अगर किसी को कोई चीज देनी है या उससे ये भाव आ रहा है कि उसके लिए थी, जैसे माँ ने बच्चे को पीटा, तो बच्चे को पीटा ये कर्म कारक। माँ ने बच्चे को मिठाई दी या बच्चे के लिए मिठाई दी, अगर आप को के स्थान पर के लिए का प्रयोग करें और बाकी का अर्थ समान रहे, वही रहे, उसका भावार्थ बदले ना, तब आप कहेंगे कि ये संप्रदान कारक है। और अगर को के स्थान पर के लिए प्रयोग करने से अर्थ बदल जाता है या के लिए वहां फिट हो ही नहीं पा रहा, तो हमें आता है माँ ने बच्चे के लिए पीटा, ये तो स्थिति बदल जाएगी पूरी। बच्चे के लिए पीटा तो पता नहीं किसे पीट दिया, बच्चे को पीटा, तो माँ ने बच्चे को मिठाई दी या बच्चे के लिए मिठाई दी। समझ पा रहे? जब भी को कारक चिन्ह आए
तो आप हमेशा को के स्थान पर एक बार के लिए लगा के दें। अगर के लिए इसके साथ के लिए उसमें को के स्थान पर के लिए लगानी पड़ती है। अगर आपका भावार्थ नहीं बदल रहा है, वाक्य का भावार्थ वही है, तो आप ये तय करेंगे कि अब इसमें संप्रदान। और अगर को लगाने से ही वाक्य बन रहा है, बाकी अगर उसके स्थान पर के लिए लगाएंगे और उसका अर्थ बदल जाएगा, तो आपको लगेगा, आपको ये महसूस होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि फिर ये कर्म का थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एक बार आप फिर आइए, को के स्थान पर के लिए रख के देखने पर अगर उसके अर्थ में या भावार्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो संप्रदान कारक और चतुर्थी विभक्ति। और को के स्थान पर अगर के लिए लगाने से वाक्य के भावार्थ में परिवर्तन होता है या के लिए वहां पर फिट हो ही नहीं पा रहा, उस स्थिति में को द्वितीय विभक्ति होगी और द्वितीय विभक्ति का अर्थ है कर्म। ठीक, नहीं उतना कंफ्यूजन है। ठीक, इसके बाद क्या होता है, अपादान पंचमी विभक्ति है। अपादान कारक ये है पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति इसका होता है से, कारक चिन्ह इसका से। अब आप कहेंगे साहब, करण कारक में भी कारक चिन्ह से था, यहाँ भी कारक चिन्ह से है, कर्म कारक में कारक चिन्ह को था, संप्रदान में भी अपने कारक चिन्ह को बता दिए। संप्रदान और संप्रदान और कर्म कारक का कंफ्यूजन अभी आपका दूर किया जा चुका है। अब करण कारक और अपर्वान कारक देखो, इसका कारक चिन्ह होता है से, पर इस से का अर्थ होता है अलग होने के अर्थ। ये से होता है किसी से अलग होना। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है, निकलती है। दूसरा, अभी बस घर से निकल ही रहा हूँ, घर से निकल ही रहा हूँ, निकल ही रहा हूँ। या मैं रेल से दिल्ली गया। देखो, कंफ्यूजन क्या होता है, दोनों जगह से लिखा हुआ है, अब हमें क्या करना है, से का अर्थ समझना है। देखो, अंग्रेजी में दो वर्ड होते हैं, एक होता है बाई, इसका अर्थ भी होता है से, एक होता है फ्रॉम, इसका अर्थ भी होता है से। हिंदी में समझो, अगर किसी से कर्ता के अलग होने की स्थिति है, कर्ता के किसी संज्ञा या सर्वनाम के या कर्ता के किसी भी चीज से अलग होने की स्थिति है, तो अपाद आता है। पेड़ से पत्ता गिरता है, तो वो पेड़ से अलग हो गया। मैं घर से दूर रहता हूँ, यानी मैं अपने घर से अलग हो गया। गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा हिमालय को छोड़ दिया ना उन्होंने, हिमालय को छोड़ के आ गया। अभी बस
अभी बस घर से निकल ही रहा। जैसे हम फोन पे किसी को बोलते हैं, हाँ अभी बस घर से निकल ही रहा, यानी घर से अलग हो रहा। ये कहा मैं रेल से दिल्ली गया, इसका अर्थ क्या है? रेल से अलग नहीं हो रहा, रेल के द्वारा दिल्ली जा रहा, दिल्ली गया। तो रेल के द्वारा, रेल का सहारा लेंगे। जब हम से का अर्थ साधन के रूप में इस्तेमाल होता है, जैसे उसने कुल्हाड़ी से पेड़ काटा, तो वो साधन के रूप में होगा। मैं नीले कलम से लिखना पसंद करता हूँ, वह पुराने बैट से खेल रहा था। ऐसे सेंटेंस। मैंने लेफ्ट मैंने अपने बाएं पैर से किक मारी, या बाएं पैर से फुटबॉल को किक किया। ऐसे जो सेंटेंस है, यानी उसके द्वारा, जब साधन, किसी साधन के रूप में या किसी के द्वारा के अर्थ में से का अर्थ होता है, तो यहाँ पर करण का अर्थ होता है। और किसी से अलग होने के सेंस में से का अर्थ होता है, तो वहां पर अपा। नॉर्मल सी बात है। को और से दोनों के डिफरेंस आपको समझ में आए? को आता है एक तो कर्म कारक में, और दूसरा संप्रदाय। दोनों के अलग अलग अर्थ आपको बताएंगे। से आता है एक अपादान कारक में, एक कर्म। दोनों के अलग अलग अर्थ आपको बताएंगे। कितनी व्यक्ति होगी अब? ये पंचमी थी, अब कौन चलेगी? 6 7। देखो, संबोधन कारक। संबोधन कारक विभक्ति कौन सी होती है? षष्ठी, या इसे छठी भी बोलते हैं, छठवी भी बोलते हैं, षष्ठी विभक्ति। इसके काकी के, रारी रे और नारी रे। देखो, कारक चिन्ह, कारक चिन्ह क्या होते हैं? का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। देखो, सबका एक एक आप बात बता। जैसे की घड़ी टूट गई, या राम का थैला बड़ा भारी, जिम्मेदारियों का बोझ बहुत भारी हो गया, परीक्षा का तनाव तो हमेशा है। ऐसे सेंटेंस का, की। छात्रों के सवालों का जवाब देना अध्यापक का कर्तव्य। काकी के हो। और रारी रे आप कहेंगे ये कहाँ आते हैं? तो ये आते हैं जो अ, जैसे एक, कैसे आपको समझाया, जैसे पहले से होता है, या आप इसमें देखें, जैसे मेरा, मेरी, मेरे, इन्हीं के साथ आते हैं। मेरा, मेरी, मेरे। और जो रानी रे आते हैं, ये अप के साथ आते हैं। अपना, अपनी, अपने, अपना, अपनी, अपने। मैंने अपने कपड़े साफ कर दिए। उसने अपने घर को अच्छे से सजाया। रारी रे मेरे के साथ आते हैं, जैसे यह मेरी कलम है, वो है तुम्हारी पुस्तक है। आ रहे रारी, काकी के, रारी रे और रानी रे, ये होते हैं जिसके। बस, इसमें कौन सी व्यक्ति होती है? छठवीं। अब इसके बाद आता है
अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होगी? अधिकरण कारक में होगी सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति अभिव्यक्ति। अब कारक चिन्ह क्या होंगे इसके? इसके कारक चिन्ह होते हैं तीन। कारक चिन्ह, इसके कारक चिन्ह होते हैं तीन। क्या क्या होते हैं? मैं, पे, या पर। उदाहरण, मछलियां जल में तैरती है। एक छोटा बच्चा कुएं में गिर गया। इस में से चिड़िया पेड़ पे बैठी हैं और चाय का कप मेज पर रख दो। मैं पेपर जहां भी आते वहां पर कौन सी व्यक्ति होती है? सप्तमी। और कारक कौन सा होता है? अधिकरण। मैं पेपर सप्तमी विभक्ति, अधिकरण कारक। जैसे वह झूले पे बैठा है, परीक्षाएं सर पर है। तुमने 24 घंटे में भी ये काम नहीं कर पाया। मैं पेपर जहां भी आ, वो सप्तमी विभक्ति, अधिकरण कारक। ठीक। इसके बाद आखिरी आपका होता है संबोधन कारक। संबोधन कारक विभक्ति कौन सी? अष्टमी। अष्टमी विभक्ति, कारक चिन्ह क्या होंगे? संबोधन कारक के कारक चिन्ह। बताइए। संबोधन कारक, कारक चिन्ह। देखो सामान्यतः इसके कारक चिन्ह ये मान लिए जाते हैं, वैसे इसके कोई खास कारक चिन्ह है नहीं। क्या भाई, क्यों नहीं मिट रहा? हे, अरे, हाय, का। इसके बाद ये विस्मयादिबोधक चिन्ह अवश्य आता है। अष्टमी व्यक्ति नहीं आता। विस्मयादिबोधक चिन्ह जब भी आएगा ये संबोधन के लिए होता है, शोक के लिए होता है, हर्ष के लिए होता है, विभिन्न प्रकार आश्चर्य के लिए होता है, विभिन्न प्रकार के भावों को प्रदर्शित करने के लिए और संबोधन के लिए तो है ही। जैसे हम किसी को बुलाएंगे, अजी, इसमें बहुत शब्द हो सकते हैं, इसका कोई भी निश्चित दायरा नहीं है। अजी, सुनो, या ये संज्ञा भी हो सकती है। जैसे सीता, इधर आ। इसमें कोमा भी लगाते हैं कई बार। जैसे ये जो शब्द है, इसके बाद ये न लगा के कोमा लगा। सीता, इधर आओ। सुधा, वाह बेटा। ऐसे जो सेंटेंसेस हैं, इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह अंग्रेजी में जिसे एक्सक्लेमेटरी मार्क मिलती है, ये तो आता ही आता है कई बार संज्ञा के बाद कॉमा।
ठीक। ये क्या होता है? अष्टमी विभक्ति और संबोधन काल। तो देखो, इसका बेसिक तो एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। आप अपने किसी भी तरीके से इसे समझें और ये याद करें। वैसे ऐसा होता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग किया। और समन काकी के अधिकरण में पेपर और हे रे, हे अरे, सम, ऐसे मांगे। कारक अगर आपने पढ़ लिए, तब कारक के बाद ही आप समास सीख पाएंगे। जब हम समासों का अध्ययन करेंगे, उसमें तत्पुरुष समास को जब पढ़ेंगे, तब इनकी हमें आवश्यकता होगी। और वैसे भी पूरी हिंदी भाषा के लिए ये बहुत ही बेसिक आधारभूत चैप्टर है। कभी कभी यहाँ से एक आध प्रश्न भी आता है। अक्सर करके क्या पूछा जाता है, जो दो कंफ्यूजिंग चीज, या तो संप्रदान और कर्म के बीच थोड़ी, कर्म कारक और संप्रदान कारक के बीच थोड़ी सी जो अ, क्या कहते हैं, कंफ्यूजन होता है, उसको क्रिएट करने की कोशिश करते हैं एग्जाम में। या फिर अ, कर्म कारक और अपादान के बीच कंफ्यूजन है नहीं, बहुत सरल बाकी है। कल आपकी अगली क्लास। आज के लिए इतना ही। डॉक्टर जय हिंद, जय भारत।